वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। मैं पुनीत दीक्षित आपके लिए मैट्रिक्स का अगला लेक्चर लेकर के आया हूं। स्टूडेंट्स, पिछले 6 लेक्चर्स में मैंने मैट्रिक्स के मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया है और जहां पर मैंने लास्ट लेक्चर में ट्रांसपोज डिस्कस किया था, यानी लास्ट लेक्चर हमारा ट्रांसपोज का था। उस ट्रांसपोज के लेक्चर में मैंने बताया था कि अगर रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में इंटरचेंज किया जाए, यानी बदल दिया जाए, तो ऐसा मिलने वाला मैट्रिक्स दिए हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। चलिए आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 7 की। ये 7वां लेक्चर होगा मैट्रिक्स का और 8वें लेक्चर तक मैं मैट्रिक्स को फाइनल कर दूंगा। इस 7वें लेक्चर में हम बात करेंगे आज किस तरीके हमको कोफैक्टर्स और माइनर्स निकालने हैं और फिर एडजॉइंट कैसे निकालना है। चलिए सबसे पहले हम बात करें माइनर्स की। माइनर्स को बोलते हैं उपसारणिक। क्या बोलते हैं? उपसारणिक। माइनर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? उपसारणिक बोलते हैं। उपसारणिक में होता क्या है, कहें कि आगे किसी भी सारणी को 2 या 2 से अधिक छोटे सारणिकों में, अब सारणिक आ गया आव्यूह के अंदर, यानी छोटा सा कंसेप्ट सारणिक का है यहां पर, और सारणिक एक वर्गीय व्यवस्था होती है। ये हम बात करेंगे जब डिटरमिनेंट्स का चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2। लेकिन यहां छोटा सा कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट को डिक्लेयर करें और समझें। तो कंसेप्ट है क्या माइनर का? माइनर कहते किसे हैं? तो आप कहेंगे क्या कि जब किसी भी एक सारणिक को छोटे छोटे सारणिकों में तोड़ दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए, तो ऐसे जो भी सारणिक मिलेंगे उन सारणिकों को उपसारणिक कहेंगे। माइनर का मतलब क्या हुआ? उपसारणिक। माइनर्स का मतलब क्या हुआ? उपसारणिक। यानी एक सारणिक द्वारा प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न छोटी छोटी सारणिकें उपसारणिक कहलाती हैं। और माइनर को हम MIJ से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? MIJ से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर I रो को बताता है और J कॉलम को बताता है। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? I किसको बताता है? कॉलम को, और I बताता है रो को और J बताता है कॉलम को। क्लियर? और एक खास बात बेटा, इस MIJ का मान जो होता है वो स्मॉल aij की मदद से निकाला जाता है। क्लियर? यानी MIJ ऑलवेज फाइंड विद द हेल्प ऑफ aij। क्लियर? यानी MIJ का मान हम किसकी मदद से निकालते हैं? aij की मदद से निकालते हैं। और aij पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि aij क्या होता है। क्लियर? तो चलिए हम पहले आज MIJ निकालना सीखेंगे कि हम माइनर्स निकालना सीखेंगे किसी भी सारणिक का। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं माइनर्स के लिए। माइनर्स मैंने बताया, याद आया आपको कि किसी भी सारणिक के द्वारा प्राप्त छोटे छोटे सारणिक उपसारणिक कहलाते हैं और इन्हें MIJ द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जहां I पंक्ति को और J स्तंभ को निरूपित करता है। चलिए आइए इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। कैसे हम माइनर्स निकालेंगे? मान लीजिए कि हमारे पास कोई एक डिटरमिनेंट है A, 1 2 3 2 4 6 1 7 9। ये हमारे पास एक डिटरमिनेंट्स है। हमें इसके माइनर्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं हमको? इसके माइनर्स निकालने हैं। माइनर्स निकालने हैं, ठीक है। तो माइनर्स क्या हो जाएगा? आपने कहा सर aij की मदद से MIJ मिलता है। क्लियर? अगर हम आपने कहा सर aij से हमको क्या निकालना है? MIJ। ठीक है। अब अगर I का मान जो रखेंगे, J का मान जो रखेंगे, वही यहां पर रखेंगे। क्लियर? आपने कहा सर अगर हम I बराबर 1 और J बराबर 1 रखें तो यहां पर भी 1 आएगा, यानी A11 की मदद से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? M11 की। I बराबर 1, J बराबर 1 यहां लिया तो यहां पर भी I बराबर 1, J बराबर 1 आएगा। अब इस 1 का मतलब क्या हुआ बेटा? ये 1 हो गया रो और ये 1 हो गया कॉलम। यानी आपको जो यहां नंबर लिखा होगा उस नंबर को हटाना होगा यहां से। आपने कहा सर ये 1 मतलब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी आपको पहली रो और पहला कॉलम छोड़ देना है। पहली रो पहला कॉलम छोड़ देना है। क्या बचेगा आपके पास? 4 6 7 9। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं?
आप यहां पर जो भी नंबर लिखे होंगे उस नंबर की रो और उस नंबर का कॉलम छोड़ देना है आपको, जो बचेगा उसको लिख देना है। अब बताइए M11 हो गया। अब मैं पूरा डायरेक्टली यहां से लिखता हूं M12। M12 का मतलब क्या हुआ, पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ना है, तो पहली रो ये हो गई और दूसरा कॉलम ये हो गया, तो बचेगा क्या 2619, 2619। क्लियर हुआ। फिर क्या लेंगे M13। M13 का मतलब पहली रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो बचेगा क्या 2417। क्लियर हुआ कि नहीं। अब अगला क्या लेकर चलेंगे, यहां पर यह आ जाएगा M21। क्या छोड़ना है M21 यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा क्या 2379। M22 यहां से अब क्या छोड़ना है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 1319, 1319 M23। M23 का मतलब आप सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़िए तो 1217, 1217। क्लियर हुआ, बात समझ में आई। अब क्या निकालेंगे M31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़िए तो मिलेगा 2346। M32 ये आ जाएगा आपका ये और ये 1326, 1326 और M33 इज इक्वल टू ये छूटेगा और ये छूटेगा 1224। क्लियर हुआ। ये हमारे डेटा निकल के बाहर आएंगे। ये समझ में आया कि नहीं आया। ध्यान देकर काम करिए। किसी भी सारणी को छोटे छोटे सारणिकों में विभक्त करना उप सारणिक कहलाता है, माइनर कहलाता है, और इसको MIJ से निरूपित करते हैं और इसका मान किसकी मदद से निकालते हैं, AIJ की मदद से निकालते हैं। अब आपने कहा सर अगर A में 1 और 1 लें यानी पहले एलिमेंट के लिए लिखें तो इसको लिखेंगे M11 और M11 मतलब जो यहाँ पर रो और कॉलम लिखा होगा उसको छोड़ देना है, जो बचेगा उसे डिटर्मिनेंट में लिखना है, वही क्या कहलाएंगे, माइनर्स कहलाते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, क्लियर। और एक खास बात बेटा, किसी भी सारणिक में उतने ही उप सारणिक बनेंगे जितने उसके अवयव दिए होंगे। बोलिए कितने अवयव हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर 9 अवयव हैं तो उप सारणिक कितने मिलने वाले हैं, 9। अगर 9 एलिमेंट्स आर एग्जिस्टेड इन दिस डिटर्मिनेंट, देयरफॉर 9 माइनर्स आर जनरेटेड इन दिस डिटर्मिनेंट। इस सारणिक में अगर 9 अवयव हैं तो इसके उप सारणिक कितने मिलेंगे, 9। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, तो यहां से ध्यान देना है कि माइनस हमारे क्या निकले हैं, 9 माइनस निकले हैं। क्या हम सब माइनस निकाल पाएंगे। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं माइनस निकालने के लिए। ये समझ में आ गया है, इसे मैं इरेज करता हूं एग्जांपल को, फिर से माइनस निकालते हैं। हमें 3 चीज निकालनी होगी, ध्यान देकर काम करना है। पहला माइनस, माइनस, दूसरा वैल्यू ऑफ माइनस, ठीक है, और उसके बाद द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रो और कॉलम ऑफ माइनर्स। मेरी बात ध्यान दीजिए, 3 चीजें हमें ध्यान देनी होंगी कि पहले तो हमें उप सारणिक निकालना सीखना है, फिर उप सारणिकों का मान निकालना सीखना है, फिर किसी भी पंक्ति अथवा स्तंभ के उप सारणिकों का मान निकालना होगा। क्लियर। एनसीईआरटी में तीनों दिए हैं। एनसीईआरटी देखेंगे या बालाजी देखेंगे, दोनों में ही 3-3 न्यूमेरिकल, मतलब 3-3 1-1 2-2 न्यूमेरिकल इसके दिए हुए हैं। तो हमें लिटरली बिल्कुल ढंग से समझना है माइनर्स का केस, ठीक है। अब आपने कहा क्या कि मेरे पास सपोज दैट एक डिटर्मिनेंट आ जाए, यहां पर आ जाए, लिख दूं मैं यहां से 1 1 1 1 2 1
2 1 -1, ये मैंने एक माइनर लिख लिया, वो सॉरी डिटर्मिनेंट लिख लिया। इसके क्या निकालने हैं? माइनर्स। चलिए निकालते हैं माइनर्स। आपने कहा कि सर इसके माइनर्स निकालिए, माइनस निकालेंगे तो बोलो क्या आएगा? M11, आप बोलते चलो M11 बराबर कितना आएगा? बोलो बोलो, बिल्कुल सही 2 1 1 -1, ये छोड़ दिया ये छोड़ दिया, मतलब पहली रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, मिल गया। फिर क्या निकालेंगे? M12, अब क्या मिलेगा? M12 में पहली रो सेकंड कॉलम 1 1 2 -1 आ जाएगा। फिर क्या आएगा? M13, M13 का मतलब क्या हुआ? ये छूट गया ये छूट गया, 1 2 2 1 आ जाएगा। फिर कितना आएगा? M21, M21 का मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 -1 1 1 1 -1, और यहाँ से आएगा अगला M22, ये आ जाएगा आपका यहाँ से M22 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 1 2 -1 1 1 2 -1, यहाँ से कितना आएगा? अगला M23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो आएगा 1 1 2 1। फिर क्या आएगा? M31 की वैल्यू थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 1 2 1, M32 आएगा तो M32 में कितना आएगा? M32 32 1 1 1 1, M33, और यहाँ से कितना आ जाएगा? M33, ये आएगा 1 1 1 2। क्लियर हुआ? अब बताइए जरा यहाँ से, ये तो हमारा पहला केस निकल के आ गया माइनर्स। क्लियर? सब निकाल लेंगे अब माइनर। अब निकालना है वैल्यू ऑफ माइनर्स, इसी के आगे वैल्यू ऑफ माइनर्स। वैल्यू ऑफ माइनर्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको देखो मैंने बताया था मुख्य विकर्ण और इसको बताया था उपविकर्ण, बताया था कि नहीं बताया था? मुख्य विकर्ण उपविकर्ण, मेन, लीडिंग, प्रिंसिपल, और इसको सब डायगोनल, बताया था कि नहीं बताया था? याद आ रहा है? अब देखो मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन, तो 2 × -1 बराबर -2, माइनस उपविकर्ण के अवयवों का गुणन बराबर 3। सूत्र क्या हो जाएगा? सूत्र इसका क्या बनेगा? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस उपविकर्ण के अवयवों का गुणनफल। सूत्र क्या होगा? मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस उपविकर्ण के अवयवों का गुणनफल। बताओ मुख्य विकर्ण कितना हो गया? -1, उपविकर्ण -2 बराबर -3। यहाँ देखो 1 - 4 = -3, यहाँ पर -1 इज इक्वल टू -2, और यहाँ आएगा -1 -2 -3। यहाँ पर कितना आएगा? 1 - 2 = -1, यहाँ से आ जाएगा आपका 1 - 2 = -1। ठीक है, M23 की वैल्यू कितनी थी? 2 3 2 3 2 3, तो 1 1 2 1 1 1 2 1, और M31 1 1 2 1, ये बिल्कुल सही है। यहाँ से आएगा 1 - 1 = 0, और ये आ जाएगा 2 - 1 = 1। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं? बात समझ पाए ना? इस फॉर्मूले का यूज करना, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणनफल माइनस उपविकर्ण के अवयवों का गुणनफल। ये मुख्य विकर्ण होगा और ये उपविकर्ण होगा, इन दोनों का गुणनफल कीजिए माइनस इन दोनों का गुणनफल कीजिए, जो आता जाएगा उसको रखते चलेंगे और रिजल्ट निकालते चलेंगे। क्लियर? ये क्या कहलाता है? द वैल्यू ऑफ माइनर्स। क्या कहलाएगा? द वैल्यू ऑफ माइनर्स कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो ये बनेगा माइनर का केस। ठीक, सब कोई निकाल लेगा ना वैल्यू माइनर्स की? हमसे अगर कोई कहे माइनर्स निकालिए तो माइनर्स निकाल पाएंगे, अगर कहे वैल्यू ऑफ माइनर्स या वैल्यू, अगर आप तो लिटरली हमारी किताबों में माइनर निकालने के लिए कहने का मतलब क्या, वो सीधे वैल्यू निकालकर उसने आंसर प्लेस किया है, तो आप सीधे वैल्यू निकाल दीजिए। अगर वो माइनर निकालने के लिए भी कहता है तो सीधे सीधे वैल्यू निकाल करके पूरा कैलकुलेट करके वैल्यू ही निकाल दीजिए। क्लियर? बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं इसी में। केस नंबर 3, तीसरा केस, द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर रो/कॉलम ऑफ माइनस। किसी भी
पंक्ति अथवा स्तंभ के उपसारणिकों के का मान पूछा जाए। क्लियर? मैं इसको फॉर्मूले को इरेज कर दूं, इरेज कर दूं ना। चलिए अब मैं इसी पे एक क्वेश्चन बनाता हूं। क्वेश्चन क्या बनाऊं कि इस सारणिक, जो सारणिक दिया है, इस सारणिक के तृतीय स्तंभ के उपसारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मैंने क्या बनाया यहां से? क्वेश्चन मैंने बनाया कि सारणिक ए के तृतीय स्तंभ के उपसारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इंग्लिश में इसी को क्या बोलेंगे? फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ माइनर्स ऑफ थर्ड कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। तृतीय स्तंभ के उपसारणिकों का मान ज्ञात कीजिए जबकि सारणिक ए दिया गया है। अब बोलो तृतीय स्तंभ कौन सा हुआ? इसमें तृतीय स्तंभ तो ये हुआ ना। तृतीय स्तंभ में ये पहला क्या कहलाता है? M13, फिर M23, फिर M33। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब इसका अगर हम सॉल्यूशन बनाएं, हल बनाएं, तो बोलो हल में क्या आएगा? आपने कहा हल में सर हमें चाहिए, हमें तृतीय स्तंभ चाहिए। तृतीय स्तंभ, इस तृतीय स्तंभ में मान निकालने कौन कौन से? M13 प्लस M23 प्लस M33। बोलो M13 का मान कितना आया है? -3। M23 का मान देखिए कितना आया है? -1। और M33 का मान कितना आया है? +1। बोलो कैंसिल हो जाएगा, तो बोलो आंसर कितना आएगा? -3। बात समझ पाए ना? अगर तृतीय स्तंभ ना बोलता, द्वितीय पंक्ति बोलता, तो द्वितीय पंक्ति ये होती। इसको बोलते हैं M21, M22, M23 और तीनों को ऐड कर देते तो जो आंसर निकल के आता वो तृतीय पंक्ति का आता। तृतीय पंक्ति का आता तो तृतीय पंक्ति का निकाल लेते। तो इस तरीके किसी भी पंक्ति या स्तंभ के माइनर्स का मान पूछ सकता है, माइनर्स का मान पूछ सकता है, ठीक है, या कह सकता है M23 का मान ज्ञात कीजिए। M23 का मान यानी M23 कहाँ गया? M23 का मान कितना आ जाएगा? -1। क्लियर हुआ कि नहीं? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ माइनर्स। ये माइनर्स का यानी उप सारणिक का कंसेप्ट होता है। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक, नोट हो गया ये इलस्ट्रेशन। बाकी आपको एनसीईआरटी से करना है। एनसीईआरटी से आप न्यूमेरिकल देखिए, बिल्कुल जिस तरीके मैंने समझाया पूरा डिक्टो उसी तरीके दिया हुआ है। फिर मैं एक्सरसाइज पर भी डिस्कशन करूंगा। क्लियर? मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आता है इसी में अगला कंसेप्ट है कोफैक्टर। कोफैक्टर, इसको हम कहते हैं सहगुणनखंड। क्या बोलते हैं? सहगुणनखंड। मेरी बात ध्यान दीजिएगा, पहला कंसेप्ट था माइनर एंड कोफैक्टर लिखा था। तो माइनर हमने समझ लिया क्या होता है। अब हमें क्या पढ़ना है? कोफैक्टर। हिंदी में कहते हैं सहगुणनखंड। क्या बोलते हैं? सहगुणनखंड। सहगुणनखंड। अब मेरी बात समझिए, कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर कह सकते हैं कि जब उपसारणिकों को, फिर से मेरी बात ध्यान दीजिए, डेफिनेशन इसकी क्या कहते हैं? जब उपसारणिकों को उचित चिन्हों के साथ व्यक्त किया जाता है तो प्रदर्शित उपसारणिक सहगुणनखंड कहलाते हैं। When the minors are represented with the respective signs, then such minors are called as cofactors. Clear? मैं दोनों लैंग्वेज में इसलिए बोलता हूं कि इंग्लिश मीडियम यूपी बोर्ड के बच्चे भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो दोनों मीडियम होना जरूरी है। तो ठीक है, तो कोफैक्टर्स क्या हो गया? आपने बताया कि कोफैक्टर्स इज नथिंग बट व्हेन वी हैव टू रिप्रेजेंटेड ऑल द माइनर्स विद द रिस्पेक्टिव साइंस कॉल्ड एज कोफैक्टर्स। जब उपसारणिकों को उचित चिन्हों के साथ व्यक्त करते हैं तो ऐसा निरूपण सहगुणनखंड कहलाता है।
इसे हम AIJ से निरूपित करते हैं। कौन सा AIJ? कैपिटल AIJ। किससे निरूपित करते हैं? कैपिटल AIJ से निरूपित करते हैं। और इसका मान -1 की पावर I प्लस j इंटू MIJ के बराबर होता है। इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? इसका फॉर्मूला आ जाएगा कि I प्लस जे, AIJ इक्वल -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। ये फॉर्मूला होगा कोफैक्टर निकालने का। क्लियर? कोफैक्टर यानी सहगुणनखंड निकालने का सूत्र क्या है? AIJ इक्वल -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। कोई डाउट? एक इलस्ट्रेशन करें तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। एक उदाहरण लेकर चलें तो चीजों को हम क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उदाहरण लेते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा बेटा, कोफैक्टर जो होता है वो आव्यूह का कंसेप्ट होता है, जबकि माइनर सारणिक का कंसेप्ट होता है। लेकिन कोफैक्टर का मान माइनर्स की मदद से निकलता है, इसलिए हम पहले माइनर्स पढ़ते हैं, बाद में कोफैक्टर पढ़ते हैं। क्लियर? आइए जरा ध्यान दीजिए, एक एग्जांपल लेते हैं। अगर क्वेश्चन कहता है a बराबर, उसने लिखा 2 1 3 1 1 5 2 7 6, ये क्या है? सारणिक है कि आव्यूह है? सिंपल सा आंसर आया आव्यूह, क्योंकि ये ब्रेक ब्रैकेट में है, आव्यूह हो गया। ठीक है, a बराबर आव्यूह के सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आता है इसके सहगुणनखंड ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपने कहा सर इसका सहगुणनखंड निकालना है, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है? कोफैक्टर। अब हम इसका सॉल्यूशन करना सीखें कि कैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं। बेटा एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर निकालना जरूरी है, इसका मतलब अगला कंसेप्ट पढ़ने के लिए कोफैक्टर का आना जरूरी है। और जो 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है बिना कोफैक्टर के काम बनने वाला नहीं है। इसका मतलब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोफैक्टर निकालना। क्लियर? चलिए सॉल्यूशन निकालते हैं कोफैक्टर निकालने में। तो सबसे पहले हमारे पास ये है, हमें AIJ का मान चाहिए -1 की पावर I प्लस जे इंटू MIJ। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम A11 निकालें तो ये क्या आएगा? -1 की पावर 1 प्लस 1। भाई I की जगह पर 1, J की, बस आपको करना क्या है, आपने I बराबर 1 J बराबर 1 रखा, वही पूरा इस फॉर्मूले में रख देना है, इंटू M11। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? बोलो आया कि नहीं आया? आपने कहा क्या कि सर हम I की जगह पर 1 और J की जगह पर 1 रखे, तो हमको मिला A11 बराबर -1, I प्लस J था तो 1 प्लस 1 इंटू M11। क्लियर हुआ? अब आपने कहा सर ये आ गया A11 बराबर -1 की पावर 2 इंटू M11। M11 का मतलब ये छूट जाएगा, ये छूट जाएगा और आ जाएगा 1576। यहां से आ जाएगा A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 2 प्लस, और उसके बाद आ जाएगा यहां से आएगा प्लस, यहां पर आ गया देखिए 1576। अब बोलिए A11 का मान कितना आएगा? 6 माइनस 35 इज इक्वल टू -29। बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, मुख्य विकर्ण के अवयवों का गुणन माइनस उप विकर्ण के। तो 35 में से 9 गया, 35 में से 6 गया, कितना आया? 29, 29 माइनस का आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब अगर हम निकालना चाहें क्या? अब अगर हम निकालना चाहें A12 तो बोलो कितना आएगा? एक और मैं टेक्निक आपको बताता हूं। अगर इन दोनों का योगफल एक सम संख्या है तो हमेशा धन चिन्ह आएगा। इन दोनों का यानी रो और कॉलम का योगफल एक सम संख्या है तो धन चिन्ह, और विषम संख्या है तो ऋण चिन्ह आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? ठीक, दोनों का योगफल, बस दिमाग में रखना, दोनों का योगफल
सम संख्या हो तो धन चिन्ह और दोनों का योगफल विषम संख्या हो तो ऋण चिन्ह। बोलो 1 और 2 दोनों का योगफल कितना हुआ 3, मतलब विषम संख्या है, इसका मतलब चिन्ह क्या आएगा माइनस। क्लियर। अब बताओ M13 चाहिए कि नहीं, यहां से M13 सॉरी M12 अब बोलो M12 कैसे निकालेंगे, पहली रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 1526 कितना आएगा A12 इज इक्वल टू 1526 और इसका रिजल्टेंट कितना निकालेंगे, यहां से आएगा -6 - 10 दैट इज 4। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, समझ में आया कि नहीं आया। ठीक, अब बताओ A13 बराबर प्लस यहां से चाहिए M13, क्या चाहिए यहां से M13। अब बोलिए प्लस M13 का मान कितना है, M13 का पहली रो छोड़िए थर्ड कॉलम छोड़िए तो 1127 यहां से कितना आएगा प्लस 7 - 2 इज इक्वल टू +5। क्लियर हुआ। अब क्या निकालेंगे A21 दोनों का योगफल विषम, साइन क्या होगा माइनस, कौन सा छोड़ना है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 1376 बोलिए कितना आया -6 - 21। क्लियर हुआ। तो कितना बचेगा प्लस का 15। अगला आएगा A22 यानी A22 मतलब प्लस, दोनों का योगफल सम है तो प्लस आएगा और दूसरी रो और दूसरा कॉलम छोड़ेंगे तो 2326 ये आ गया 12 - 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं। अब यहां से क्या निकालेंगे A23 का मतलब माइनस सेकेंड रो और थर्ड कॉलम छोड़िए 2127 माइनस 14 - 2 इज इक्वल टू -12 आ गया। क्लियर हुआ। अब क्या निकालेंगे A31 प्लस, यहां से आ जाएगा A31 प्लस में आएगा, ये छोड़ देंगे और ये छोड़ देंगे 1315। क्लियर। यहां से आएगा 5 - 3 इज इक्वल टू 2। A32 इज इक्वल टू माइनस, ठीक है A32 ये जाएगा और ये जाएगा 2315 ये आ जाएगा -10 - 3 इज इक्वल टू -7 एंड फाइनली A33 प्लस यहां से आ जाएगा 33 में ये छूटेगा 2111 दैट इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1। क्या मेरी बात समझ में आ गई। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कोफैक्टर। आसान है, माइनर की तरीके ही निकालना है, बस अंतर इतना है कि माइनर जो आपने निकाला है, देखिए सब में आपने माइनर निकाला है, सब में आपके माइनर रखे हुए हैं, ठीक है, बस उन माइनर के आगे आपने चिन्ह लगाए हैं उचित चिन्ह का मतलब रो और कॉलम का योगफल विषम संख्या हो तो ऋण चिन्ह और रो और कॉलम का योगफल सम संख्या हो तो धन चिन्ह लगा दीजिए। तो जो भी स्ट्रक्चर मिलेगा उसे हम क्या बोलेंगे, कोफैक्टर कहेंगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया, कर लीजिए नोट डाउन। और बेटा आज की वीडियो में हम लोगों ने माइनर्स और कोफैक्टर सीखा है, ठीक है, आज की वीडियो में हम लोगों ने माइनर्स और कोफैक्टर सीखा है। अगला नेक्स्ट वीडियो जो यानी लेक्चर नंबर आपका 8 जो होगा वो आपको एडजॉइंट निकालना सिखाया जाएगा और एडजॉइंट के साथ इनवर्स निकालना सिखाया जाएगा। बोथ आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ऑफ यूपी बोर्ड एग्जामिनेशंस और सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस, ठीक है, दोनों के ही बोर्ड एग्जामिनेशंस के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होंगे एडजॉइंट और इनवर्स निकालना। और फाइनली मुझे लगता है लेक्चर 8 या 9 लेक्चर तक में हम अपने इस चैप्टर को फाइनलाइज कर देंगे। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए और वीडियोस को लाइक और शेयर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।